कल वाली क्लास में हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किए हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स देख लिए थे। उसमें ये भी चेक किएंगे कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन कोई मैपिंग है तो उसको कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कहेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उसी कड़ी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे देखो, सबसे पहला जो आता है, पहला आएगा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। हमें असल में दो वेक्टर स्पेस रहेंगे या फिर सेम वेक्टर स्पेस रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फील्ड यहाँ पर सेम रहेगा। तो सपोज करते हैं कि हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं टी वेक्टर स्पेस यू टू वेक्टर स्पेस v over the field f, then this t is called zero transformation if t of x इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u। ठीक है, मतलब आपका जो डोमेन दिया गया है u, वहां से कोई भी x चूज करें तो उसका इमेज हमें अगर जीरो मिलता है, तब उस केस में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे कि ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे भी चेक कर सकती हो कि ये मैपिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बन रहा है। हमने कहा कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, उसी तरह से अगर टी ऑफ वाई का है तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। अब अगर चेक करें टी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो x कहाँ का एलिमेंट है, u का, y कहाँ का एलिमेंट है, u का, और u तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनता है, तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई भी इसी u में रहेगा। सो t ऑफ x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ से ये, और ये वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, ये वैल्यू टी ऑफ जीरो प्लस सॉरी टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को चेक करें तो अल्फा इंटू एक्स करेंगे तो ये वैल्यू अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो जीरो मैपिंग हम लोगों ने ऐसे बना के रखी है, ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और इसकी वजह से इसका नाम दिया गया है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है तुम्हारा नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसका काम क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही। अगर हम मैप स्टेब्लिश कर रहे हैं यू वेक्टर स्पेस से भी वेक्टर स्पेस में, तो यहाँ पर सिंपली हो जाना चाहिए कि टी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस सॉरी ये वैल्यू तुम्हारा इसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, एक मिनट, इसको ऐसे करना चाहिए, माइनस टी एक्स की जो वैल्यू है, हाँ ये ऐसे करना, इसको इस तरह से लिखो, माइनस ऑफ टी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब जो भी मैं इधर से हम अगर इसको उलट करके लिखा जाए तो माइनस टी ऑफ एक्स ऐसे हुआ, और इसकी वैल्यू उसके बराबर होगी जितनी की हमारी, जब टी एक्स की वैल्यू जो हम फाइंड कर लेंगे तो उसमें माइनस जितना लगाएंगे उसके बराबर हो जाएगा। ऐसे जैसे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं कि टी एक्स सपोज करो, अच्छा मैपिंग तो पहले स्टैब्लिश कर लें। जैसे मान लेते हैं कि हमने मैपिंग यहाँ से स्टार्ट कर लिया, टी सपोज करो आर ओवर आर टू आर ओवर आर में ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मैप स्टैब्लिश किया है कि जो भी हम एक्स यहाँ पुट करेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर माइनस एक्स ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप टी ऑफ वन करोगे तो वैल्यू माइनस वन मिलेगी, टी ऑफ टू करोगे तो वैल्यू आपको यहाँ पर टू मिल जाए, माइनस टू मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही टी ऑफ माइनस टू करते हैं तो ये वैल्यू माइनस ऑफ माइनस टू हो जाएगा, यानी कि टू। यानी कि नॉर्मल मैपिंग जैसा होता है बिल्कुल उसी तरह से है, बस बात सिर्फ इतनी आ रही है कि इस तरह का जो मैप होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ो। इसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन।
आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या है, ध्यान रखना कि टी फ्रॉम वेक्टर स्पेस यू टू वेक्टर स्पेस भी में अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका सिर्फ इतना काम होगा कि जो भी आप x लोगे उसका आउटपुट आपको वही दे देगा, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दे देगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैपिंग ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल को फॉलो कर रहा है, इसकी वजह से इसका नाम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन रखा गया था। नेक्स्ट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या प्रॉपर्टी है, उससे पहले तो आपको मैपिंग एस्टैब्लिश किया रहना चाहिए कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, सपोज कीजिए यू टू भी में हमने डिफाइन किया हुआ, ठीक है। उसकी जो पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी तो टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना कौन जीरो किसका है, इसको हमेशा याद रखना जरूरी है। यहाँ पर जो इनपुट में हम जिस जीरो वेक्टर को ले रहे हैं ये आपका यू से आ रहा है, और जो आउटपुट में जो जीरो वेक्टर आ रहा है ये आपका भी का है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगेन इसी तरह से जब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं टी ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो ये माइनस ऑफ टी एक्स के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, जो आपका डोमेन सेट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज करो टी ऑफ एक्स माइनस वाई किया हुआ है तो ये वैल्यू किस तरह से लिखी जा रही है, टी ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई, इस फॉर्म में होगा। एंड चूंकि पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो इजीली हम लिख सकते हैं टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ माइनस वाई, एंड हेंस वी कैन सी दैट टी ऑफ एक्स तो ये हो गया, और टी ऑफ माइनस वाई के लिए हम यहाँ इसके हेल्प से लिखेंगे माइनस ऑफ टी वाई, माइनस ऑफ टी वाई। देन फाइनली हमारे पास आ रहा है टी एक्स माइनस टी वाई, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कि टी ऑफ एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो टी एक्स माइनस टी ऑफ वाई की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। यहाँ भी सारे के सारे एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, आपके वेक्टर स्पेस यू से आने वाले। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग रैंक और रेंज स्पेस और नल स्पेस की हम बात करेंगे। पहले समझते हैं नल स्पेस क्या होता है, या ठीक है, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ध्यान रखना कि नल स्पेस किसी एक वेक्टर स्पेस का नहीं है, नल स्पेस किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बनाया जाता है। जैसे आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हो ना, कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, बिल्कुल उसी फॉर्म में आता है कि नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं। लेट टी, हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू वेक्टर स्पेस से भी वेक्टर स्पेस में। देन नल स्पेस जो होगा इसे हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एन ब्रैकेट में टी, एंड डिफाइन किया जाता है एक सेट के फॉर्म में, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू यू सच दैट कि टी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये ऐसे एक्स का कलेक्शन होता है जिनका हम इमेज फाइंड करें तो वो वैल्यू हमेशा हमें जीरो ही मिलेगी, ठीक है। बस जीरो वेक्टर कहाँ का होगा इस चीज को ध्यान रखना, ये इस भी का रहने वाला है, ठीक है। देन जो आपका नल स्पेस है, अगर इसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, यू से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंटी है दिस इज ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसको आप चेक करो कि क्या ये सब स्पेस है तो यू कैन से दैट कि ये सब स्पेस भी है। रीजन देखना, अगर हम कह रहे हैं कि दो एलिमेंट हम चूज करते हैं, सब स्पेस चेक करने के लिए इन जनरल क्या करते हैं, पहले दो वेक्टर्स को ऐड करके देखेंगे, दूसरी बार में स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसमें यूज करके देखना है। तो देखो अगर हम लेके चलते हैं लेट एक्स कॉमा वाई विच बिलोंग्स टू एन टी, तो इसका मतलब हो रहा है कि आप टी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो बता रहे हो और टी ऑफ वाई की वैल्यू भी जीरो बता रहे हो। अब हमें देखना है कि क्या एक्स प्लस वाई इसमें बिलोंग करेगा, तो चेक करते हैं। हमने एलिमेंट बनाया एक्स प्लस वाई, अब इसको देखना है कि क्या ये एंटी में बिलोंग करेगा, तो उसके लिए हम फिर से इसका इमेज चेक करेंगे।
टी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब आपको पता है कि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्लियरली ये कहेगा टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, एंड हेंस वी कैन से दैट 0 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि जो आपका एंटी दिया गया था ये एडिशन के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली क्लोज हो चुका, ठीक है। से फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है, तो उसके लिए हम फिर उसी तरह से प्रोसेस करेंगे। लेट अल्फा हमारे किसी फील्ड एफ से कोई एक एलिमेंट होगा, दूसरा एक्स एक वेक्टर लेंगे जो कि यू से आने वाला है, फिर उसके बाद आप उसको चेक करोगे कि क्या अल्फा इंटू एक्स ये आपका यू में बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सॉरी यू कर रहे हैं, एंटी में बिलोंग करता है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें देखना होगा टी की टी ऑफ अल्फा एक्स अगर कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है। तो टी ऑफ अल्फा एक्स में हमें पता है कि अल्फा आउट हो जाएगा एंड टी ऑफ एक्स बनेगा। तो अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स की वैल्यू तो एग्जैक्टली 0 है, क्योंकि एक्स तो आपका एंटी का एलिमेंट है, और उसके हेल्प से आपने बताया था कि टी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर सबसेट एंटी के लिए बात करें तो एग्जैक्टली पहला कंडीशन भी होल्ड हो गया कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू एंटी फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू एंटी, ये हुआ। फिर दूसरा कंडीशन हमने ये देखा कि अल्फा डॉट एक्स किए तो ये भी आपके एंटी में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एंटी एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। तो इसी वजह से कह पाते हैं कि जो आपका एंटी है दिस इज ए सबस्पेस ऑफ यू, वेक्टर स्पेस यू का ये एक सबस्पेस बन पाता है, ठीक है। अब अगर सबस्पेस बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास भी बेसिस होगा और इसका भी कुछ ना कुछ डायमेंशन तो होना ही है, ठीक है। तो आगे लिखना कि डायमेंशन ऑफ, अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस एंटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज नलिटी, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब भी आपको पूछा जाएगा कि नलिटी ऑफ टी आपकी क्या होती है तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, रिपीट करेंगे। देखो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन को समझना है। जो नल स्पेस है, ये नल स्पेस ये ऐसे एक्स का कलेक्शन होता है जो जिसमें कि जिसके लिए टी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो भी एक्स रखेंगे उनका इमेज हमको अगर 0 मिल रहा है तभी हम उसको इस कलेक्शन में रखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ देखो कि जो भी कलेक्शन हो रहा है ये एग्जैक्टली इसी यू वेक्टर का ही है, किसी और वेक्टर का हम ले नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंटी आपका सबस्पेस बन गया, सबसेट हो गया यू का। फिर उसके बाद हमने ये चेक किया कि क्या अगर ये सबसेट है तो क्या ये सबस्पेस बन सकता है। तो सबस्पेस चेक करने के लिए जो दोनों प्रॉपर्टी होती थी कि आप दो एलिमेंट उसी सेट से चूज करोगे, फिर दोनों का सम देखना है कि क्या वो सम उसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो उसी हेल्प से हमने एक्स और वाई लिया। फिर एक्स प्लस वाई को चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि ये एंटी में बिलोंग करता है कि नहीं। तो देन हमने टी ऑफ एक्स प्लस वाई किए, तो यहाँ से बना टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई एंड दोनों की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 थी, इसी वजह से ये 0 हो गया। एडिशन के रिस्पेक्ट में एक्स ये एग्जैक्टली क्लोज हो गया था। फिर उसी तरह से जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो अल्फा आपका फील्ड से आ रहा था और एक्स कहाँ से आ रहा था, वेक्टर स्पेस। अच्छा अल्फा यहाँ पर ये जो यू है आपका एंटी से आएगा, ठीक है। एक्स एंटी से आने वाला है तो अल्फा डॉट एक्स करेंगे तो ये चीज अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स बनेगा and इसके हेल्प से भी आप 0 बता पाओगे। तो इसी वजह से कहें कि एक्स कोई भी एक्स और वाई एंटी का चूज करो उनका सम एंटी में बिलोंग करेगा। कोई भी एक एक्स हम एंटी से लेते हैं और एक एलिमेंट अल्फा से ले तो उनका प्रोडक्ट भी एंटी में ही बिलोंग करेगा। जब दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जा रही है तो एंटी आपका सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। अब चूंकि सब स्पेस बन रहा है यानी कि वेक्टर स्पेस हो गया तो उसका कुछ ना कुछ बेसिस होगा, कुछ ना कुछ डायमेंशन तो होना ही है।
तो उसी डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस को हम लोग कहते हैं नलिटी। ठीक है, एंड इसको इंडिकेट इस फॉर्म में किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक। चलो अब इसमें देखो क्या इसके बाद आता है आपका रेंज सेट, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल वैसे ही है जैसे फंक्शन में हम लोग रेंज फाइंड करते थे, सेम यहाँ भी वही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रेंज ऑफ टी जो होता है उसमें भी बेसिकली आपके पास कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा इस तरह से, टी फ्रॉम यू वेक्टर स्पेस से वी वेक्टर स्पेस में। ठीक है, देन जब आप कहते हो कि रेंज ऑफ टी चाहिए तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टी एक्स। जहाँ पर आपके टी एक्स कहाँ से रहेंगे, टी एक्स कहाँ के एलिमेंट होते हैं, वी के, और एक्स बिलोंग्स टू वी, यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे, ये बेसिकली इमेज, सारे इमेजेस का ही कलेक्शन किया हुआ रहता है। तो जैसे फंक्शन में आप रेंज चेक करते हो वैसे ही इसमें भी देखना होता है। अब ये भी अगर देखो तो ये भी अपने आप में एक सबसेट है किसका, दिस इज ए सबसेट ऑफ वी। एंड अगेन अगर इसको सब स्पेस की टेस्टिंग चेक करें तो ये सब स्पेस भी बन जाता है। इसलिए यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है कि जो आपका रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दिस इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि टी आपने ट्रांसफॉर्मेशन यू टू वी लिया हुआ है, आपका फील्ड यहाँ पर सेम है, तब उस केस में आप कहोगे कि जो आपका नल स्पेस है, नल स्पेस एन टी इज सब स्पेस ऑफ यू। ठीक है, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस यू ओवर एफ। एंड जो आपका रेंज स्पेस है जिसको आप आर टी से इंडिकेट कर रहे हो, दिस इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। ठीक है, अगेन जब आप नल स्पेस का डायमेंशन ढूंढते हो तो उसे आप नलिटी से इंडिकेट करते हो, नलिटी कहते हो, एंड इसे इंडिकेट करते हैं एन टी। और जो आपका रेंज सेट होता है उसे आप कहते हो, रेंज सेट का रेंज स्पेस का जो डायमेंशन होता है इसे हम लोग कहते हैं रैंक। ठीक है, एंड इस रैंक को हम लोग इंडिकेट करते हैं रो टी से। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें एक चीज मेंशन कर देते हैं यहीं पर ही कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल टी। ठीक है, आगे यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब दोनों चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि हमारा रैंक भी पता चल रहा है और नलिटी भी पता चल रहा है, तो उसके हेल्प से एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है जिसको हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, इसका क्या, ये क्या कहता है कि अगर आपने सपोज करो कि ट्रांसफॉर्मेशन वी टू डब्ल्यू में आपने डिफाइन करके रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ द वी इज एग्जैक्टली इक्वल टू रैंक ऑफ द टी प्लस नलिटी ऑफ द टी। ठीक है, यही चीज है आपका रैंक नलिटी थ्योरम। बस ध्यान रखना है कि हम जब यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वी की बात कर रहे हैं तो भी आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो डायमेंशन होगा ही, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसका होना जरूरी है। इधर यू में भी वही चीज होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर मैपिंग स्टैब्लिश करने में दिक्कत हो सकती है। इन जनरल ऐसे चांसेस रेयर रहते हैं कि दोनों एक फाइनाइट हो दूसरा इनफाइनाइट हो जाए, या बन भी सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ये बनाया ही था कि आर एक्स ओवर आर एक्स टू आर में बनाए हुए थे। इसका अपना कुछ ना कुछ डायमेंशन आप फिक्स कर सकते हो, इधर आप इन्फिनाइट डायमेंशन बना सकते हो, या इनका डायमेंशन फिक्स कर दो, इसका आप ये कर सकते हो। तो इसमें बस इतना याद ध्यान रखना है कि कोई भी, अब जब आप
ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हो V टू W में, तो V अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इजीली हम यहाँ से कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ दिस V इज इक्वल टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T। ठीक है, अब चलो हम लोग इसको चेक करते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि ये चीज होता कैसे है, काम कैसे करता है। सपोज करो कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन मान के चलो कि R2 में ही डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ पर देखना है कि आपका जो भी है, दिस भी यहाँ पर जो भी हम ले रहे हैं वो क्या आ रहा है, R2/R, दिस इज द वेक्टर स्पेस। ठीक, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इसका जो डायमेंशन होगा, ये डायमेंशन क्या है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक मैपिंग इसी में एस्टेब्लिश किया, T ऑफ x कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पर बता रहे हैं x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, ऐसे हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करो कि जब भी रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करना हो तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि आप नल स्पेस को फाइंड कर लो, नलिटी फाइंड कर लो, क्योंकि उसके हेल्प से रेंज को चेक करना इजी हो जाता है। देखना, अगर हम नल स्पेस ऑफ टी की बात करें तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर वाले ऐसे एलिमेंट रखने होंगे सच दैट कि आप टी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो लोगे वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसी चीज का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें पता है कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 बताई गई है नल स्पेस के डेफिनेशन में, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो आपने टी ऑफ एक्स कॉमा वाई लिया है वो क्या लिए थे, एक्स प्लस वाई कॉमा वाई। ठीक है, तो इन दोनों के हेल्प से आप ये बता सकते हो कि x प्लस वाई कॉमा वाई दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, एंड हेंस अगर इक्वेट करें तो ये चीज x प्लस वाई इक्वल टू 0 बन रहा है एंड y की वैल्यू भी 0 बन रही है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, क्योंकि y इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी था। अब आप सिर्फ y की वैल्यू इसमें पुट करो तो x की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। इट मीन्स आपके पास जो एलिमेंट आ रहा है, जब आप एंटी की बात करते हो तो ये सिंगलटन सिर्फ 0 0 को ही एलिमेंट को ही रखेगा, यानी कि 0 वेक्टर के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इसमें आने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका नल स्पेस। ठीक है, और बेसिकली ये क्या बन रहा है, एक नल स्पेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर रखा हुआ है। तो कोई भी एक ऐसा सब स्पेस, कोई भी एक ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर होता है तो वो अपने क्या कहते हैं, वो अपने आप में लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर स्पेसेस है। इसकी वजह से यहाँ पर अगर डायमेंशन की बात करें, या डायमेंशन ऑफ दिस एंटी इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर इन शॉर्ट आप ध्यान रखना कि डायमेंशन ऑफ 0 स्पेस जो रहता है वो ऑलवेज 0 हो जाएगा। उसके पीछे भी रीजन है कि यहाँ पर देखो सिंगलटन 0 बन रहा है, सिंगलटन 0 वेक्टर का कलेक्शन है, और हमें पता है कि अगर एक सिंगलटन सेट है और उसमें नॉन जीरो एलिमेंट है तभी जाकर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। लेकिन अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर आ रहा है तो उस केस में वो डिपेंडेंट बन जाएगा, और देन हम कहेंगे कि इसका डायमेंशन एग्जैक्टली 0 ही होने वाला है, क्योंकि डायमेंशन बनाने के लिए बेसिस की जरूरत पड़ती है, और बेसिस में आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ही मिलने चाहिए, तभी जाकर के आप कह पाते हो कि हाँ हम वेक्टर इसमें इसका बेसिस बना पाएंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर एलिमेंट ही जब 0 है तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर डायमेंशन ऑफ द 0 स्पेस इसी वजह से 0 होता है, एंड हेंस इस केस में हम कहेंगे कि जो हमारी नल स्पेस आ रही है उसमें 0 वेक्टर है एंड नलिटी जो है वो एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा आपका नलिटी। ठीक, नल स्पेस समझ में आया? ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ चुका है। अब आगे देखना कि नल स्पेस जब हम लोग फाइंड कर लिए, नलिटी निकाल लिए, तो अब हमको फाइंड करना है रैंक। तो रैंक के केस में क्या करोगे कि जब हम रेंज स्पेस अगर इसका फाइंड करें, रेंज स्पेस क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R2, ये होना चाहिए। अब एक बात ध्यान से देखना, जो आपका टी एक्स कॉमा वाई है वो कैसा बताया गया है, वो तो एग्जैक्टली एक्स प्लस वाई
कॉमा वाई बताया गया है। अब इस चीज को देखो कि आप कोई भी एक्स लो कोई भी वाई लो R2 से, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से R2 से ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर एलिमेंट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पर एलिमेंट नहीं मिलने वाला। ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप रेंज स्पेस फाइंड करोगे तो रेंज स्पेस में पूरा का पूरा R2 आ जाएगा, यहाँ एक भी एलिमेंट यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो रेंज स्पेस है, ये रेंज स्पेस कुछ और नहीं, ये सिंपली यही R2 ओवर R ही आने वाला है। और इसकी डायमेंशन तो हम लोग को पता है कि इसका डायमेंशन, दिस डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस इज इक्वल टू 2, चूंकि R2 है तो ये चीज हो गया आपका रैंक ऑफ दिस टी। ठीक है, देन फाइनली अब हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं। एक तो रैंक ऑफ टी आप देख रहे हो कि आपको 2 मिला, नलिटी ऑफ टी वो आपको 0 मिला। अगर हम रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी करें तो वैल्यू क्या आ रही है 2 प्लस 0, जो कि एग्जैक्टली 2 के बराबर है। और ये चीज़ कुछ और नहीं है, डायमेंशन ऑफ वी था, इसी डायमेंशन ऑफ R2 जो आपका डोमेन आ रहा है उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई कर पाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर सीखने वाला बात क्या था उसको समझना। जब भी आपको रैंक और नलिटी का क्वेश्चन रह रहा है तो आप पहले नलिटी फाइंड करो। जैसे ही आपको नलिटी मिल जाता है तो आपको रैंक चेक करना, रैंक निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस रैंक नलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हो। ठीक है, रैंक नलिटी एंड यहाँ पर से डायमेंशन, बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको डायमेंशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये नलिटी आपको पता होनी चाहिए, तो आसानी से आप रैंक फाइंड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग रेंज स्पेस। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से एक अनदर क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए कि आप R2 ओवर R से आपने R3 ओवर R में एक वेक्टर स्पेस बना, ये ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन किया है। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाई गई है, x कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा वाई माइनस एक्स कॉमा एक्स, ये दिया गया है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके हेल्प से आपको फाइंड करना है आपका नल स्पेस क्या होगा ये, और फिर उसके बाद आपको नलिटी इसकी चेक करनी है, नलिटी कितनी होगी। और नलिटी अगर फाइंड कर लिए तो आप इजीली आप बता सकते हो कि व्हाट विल बी द रैंक एज वेल एज रेंज स्पेस। ओके, तो चेक करो। देखो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग अगर एंटी की बात करें तो एंटी कुछ इस तरह से बन रहा है। एंटी इज द कलेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट कि आपका टी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ध्यान से देखो कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर जीरो कर रहे हैं तो उसे क्या मिल सकता है। जैसे ही आप टी ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू अगर जीरो करते हो तो ये इम्प्लाई करता है कि एक्स प्लस वाई कॉमा वाई माइनस एक्स कॉमा एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो उसके हेल्प से अगर आप चेक करो, हाँ, तो एक्स एक्स और वाई दोनों की वैल्यू एक्जैक्टली जीरो ही आ रही है। ठीक है, तो ये सब चीज इंप्लाई कर रहा है कि एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो आ रही है। तो फिर आपका जो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एंटी जो आ रहा है वो सिंग, हाँ, जीरो स्पेस का डायमेंशन जीरो, वेरी गुड, ये जीरो हो जाएगा, डायमेंशन आपका जीरो हो गया। अब आपको पता है कि जो आपका भी ये था इसका डायमेंशन कितना था, टू। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह पाएंगे कि रैंक कितना आएगा, रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस नलिटी ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू टू, टू माइनस जीरो एंड दिस इज इक्वल टू टू, हाँ टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका रैंक टू। ठीक है, वेरीफाई, क्योंकि क्लियर है ना ये चीज, रैंक कैसे आ रहा है। ठीक, अब आगे देखो और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर मान लो ट्रांसफॉर्मेशन आप ले लेते हो R3 ओवर R से R2 ओवर R में ले लेते हैं। ठीक है, और इस बार हमने ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे लिखा है x कॉमा वाई कॉमा जेड दिस इज इक्वल टू, सपोज कीजिए आपने x प्लस वाई कॉमा
वाई माइनस एक्स कॉमा जीरो, ऐसे किया हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका है, ठीक है। देन आपको चेक करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए हैं इसका नल स्पेस क्या होगा। नल स्पेस फाइंड करने के बाद आप इसका रेंज स्पेस चेक करके देखो। ओके, यहाँ से अब अगर हम लोग नलिटी चेक करें तो एंटी आपके पास कुछ इस फॉर्म में आया होगा कि आपको लेना होगा ऐसे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू जीरो हो जाए। तो उसके हेल्प से आप, हाँ, उसके हेल्प से आपको ये देखने को मिला होगा टी ऑफ एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल टू जीरो करें तो हमें पता चल रहा है कि एक्स प्लस वाई कॉमा वाई माइनस एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ इसको अगर सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू भी जीरो मिलेगी और वाई की वैल्यू भी जीरो मिलेगी, ठीक है। तो देन आप देखो कि आपके पास जो एंटी आ रहा है उसमें बताया गया है कि एक्स और वाई की वैल्यू ही सिर्फ जीरो है। एक्स जीरो है, वाई जीरो है, जेड के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है, तो जेड को वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और जेड आपका क्या है, एक रियल नंबर है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब ये जो है ये आप ये जो सब स्पेस बन रहा है यही आपका नल स्पेस बनेगा, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट आप इस तरह के चूज करोगे वही जीरो होगा। तो अब इसका हम चेक करें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसकी बेसिस क्या होगी। तो आप देखो इसका जो जनरल एलिमेंट जीरो जीरो जेड है इसे हम लिख सकते हैं जीरो जीरो वन इंटू जेड, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे पास बेसिस एलिमेंट जो आएगा वो सिंगलटन 001 आएगा। तो यही आपका बेसिस हो जाएगा। अल्टीमेटली बेसिस में सिर्फ एक एलिमेंट है, देन हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ दिस एंटी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपका नलिटी होगी। तो नलिटी हमारा 1 आ चुका है। अब हम लोग रैंक अगर चेक करें तो सिंपली आप देखो कि डायमेंशन ऑफ द R3 क्या हो जाएगा, वो तो 3 है। तो रैंक नलिटी थ्योरम का आप यूज कर लो। रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3। यहाँ से 3 बना, यहाँ से 1 हुआ और रैंक ऑफ टी, हाँ, यानी कि 3 माइनस वन दिस इज इक्वल टू 2। तो एक्जेक्टली कह सकते हैं कि हमारा जो रैंक आएगा, हाँ, रैंक हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो आपका रेंज स्पेस है उस रेंज स्पेस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये तो क्लैरिटी मिल गया कि रेंज स्पेस का डायमेंशन 2 है, ठीक है। वहाँ पर दो मैंने उसके बेसिस में एग्जैक्टली दो ही एलिमेंट होंगे। बट अब देखना है कि उसका जो रेंज स्पेस है वो दिखता कैसा है, वो एग्जैक्टली उसमें किस किस तरह के एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर तो टी एक्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को हम लोग चेक करते हैं कि ये चीज़ दिया क्या था। ये आपको गिवन होगा, ये चीज दिया गया है एक्स प्लस वाई वाई माइनस एक्स एंड दिस जीरो। तो एक्स प्लस वाई वाई माइनस एक्स एंड ये हो गया जीरो। तो आप क्या कंसिडर करो, लेट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हम कंसिडर कर देते हैं एक्स प्लस वाई वाई माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान रखो कि रेंज स्पेस फाइंड करने समय क्या करोगे कि ये जो एक्स है इसको किसी तरह से अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में लिखना है, और ये जो वाई है इसको भी सेम वही प्रोसेस में अल्फा बीटा आइदर गामा के फॉर्म में लिखेंगे। फिर इतना काम करने के बाद अगर कहीं पर अल्फा बीटा और गामा के बीच में एक रिलेशन अगर कहीं इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसको भी हमको वहाँ पर चेकआउट करना है कि कौन सा रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो वो अब प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले अल्फा इक्वल टू अगर हम एक्स प्लस वाई लिखते हैं, ठीक है, उसी तरह से बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स एंड गामा की वैल्यू आपको एग्जैक्टली देखो जीरो के बराबर होगी। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो आपका गामा है वो सीधे सीधे जीरो हो रहा है, ठीक। अब आपके सामने सिर्फ यही दो इक्वेशंस बच रहे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा और दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू बीटा। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो फर्स्ट टाइम ऐड कर दो, यहाँ से टू ऑफ वाई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मिलेगा एंड हेंस वाई की जो वैल्यू आ रही है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस लेने पर हमें मिल रहा है 2x इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एंड देन x की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिए, दूसरे बार में उनका डिफरेंस निकाल लिए। तो x की वैल्यू देख सकते हैं कि ये अल्फा बीटा के फॉर्म में आ चुका है, y की वैल्यू एक्जैक्टली अल्फा बीटा के फॉर्म में आ चुकी है और आपका जो गामा है ये जीरो हो चुका है। तो अब आपको आपका काम सिर्फ इतना है कि जो x आपने यहाँ फाइंड किया, जो यहाँ y आपने फाइंड किया, उस वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर पुट कर दो।
पुट करने पर देखना क्या मिलेगा, x प्लस वाई, वाई माइनस एक्स कॉमा जीरो, दिस इज इक्वल टू, आप देखो कि x की वैल्यू आपको क्या मिल रही थी यहाँ से, अल्फा प्लस, एक मिनट, अल्फा माइनस बीटा है डिवाइडेड बाय टू, और ये हो गया था अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू। ठीक, y का वैल्यू फिर इसी तरह से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू, और ये तो जीरो ही रह जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, हाँ, सब कट गया क्या? नहीं काटेंगे। यहाँ से अल्फा आ रहा है और यहाँ से आपको बीटा मिल रहा हो, और ये जीरो। ठीक है, मतलब आपका जो टी ऑफ एक्स आ रहा है, यानी कि जो हम लोग रेंज स्पेस जो बना रहे थे, रेंज स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली अल्फा बीटा कॉमा जीरो टाइप के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, जहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। तो अब ये क्या है, एक तो सब स्पेस है, तो अब आसानी से यहाँ से आप डायमेंशन चेक कर सकते हो। तो अगर हम जनरल एलिमेंट लिखें अल्फा बीटा और जीरो को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा वन कॉमा डबल जीरो, और इसी तरह से बीटा जीरो कॉमा वन जीरो। तो आप देख सकते हो कि जो बेसिस एलिमेंट है सिर्फ आपको वन डबल जीरो मिल रहा है, और इधर से जीरो वन जीरो आ रहा है। तो एग्जैक्टली डायमेंशन कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस आर टी, वो आपको टू आ गया। आप फॉर्मूला का हेल्प कर, फॉर्मूला का जो यूज किए हो वो रैंक नलिटी थ्योरम, वहाँ भी आपको डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस टू ही आया था, और यहाँ पर भी हम बाय प्रोसेस अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी यही चीज़ मिल रहा है कि डायमेंशन ऑफ द आर टी इज इक्वल टू टू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेंज स्पेस और नॉल स्पेस को फाइंड करना होता है। क्लियर है सब कुछ? बिल्कुल, चलो ठीक है। चलो इसी तरह से एक और क्वेश्चन चेक करके देखो कि अगर मान लो टी, हम लोग आर थ्री टू आर थ्री ही बनाते हैं, इन जनरल आर थ्री से आर थ्री वाले में ही काम कराया जाता है वैसे तो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे कर दिए हैं, और ये वैल्यू सपोज करो इस तरह से दी गई है, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड, फिर वाई प्लस जेड बताया गया है, और इधर दिया गया है एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड, ऐसे दिया हुआ है। तो अब इसका तुमको एक बार रैंक चेक करना होगा, और नॉलिटी चेक करना है, एक बार ट्राई करके देखो, बनता है, बन ही जाएगा ये। देखो, सबसे पहला काम कि जब एंटी फाइंड कर रहे हैं तो जेन्युइनली पहले तो हमको इन तीनों ही एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। जैसे ही जीरो से इक्वेट कर लिए तो फिर अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर एक्स वाई जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड कर लें, या फिर एक्स वाई जेड के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके नलिटी को हम फाइंड कर लें। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि जब हम लोग ये इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो होता क्या है कि पहला सेकंड, फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन टू आप लिख सकते हो y की वैल्यू माइनस जेड, या फिर z इक्वल टू माइनस वाई, ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ। ठीक, दूसरा आप इसी इक्वेशन को यूज करो आइदर फर्स्ट इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन में। सपोज करते हैं हमने थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया, तो x प्लस टू वाई, जेड की जगह पर आप माइनस वाई पुट कर दो, एंड दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको मिल रहा है एक्स प्लस थ्री वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स जो है वो माइनस ऑफ थ्री वाई के बराबर होता है। ठीक है, अब आप वाई की वैल्यू हमने क्या देखा, वाई को माइनस जेड के फॉर्म में लिखे हुए थे, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस थ्री इंटू माइनस जेड, यानी कि थ्री ऑफ जेड बन गया। इस मीन्स आपके पास क्या क्या मिल रहा है, एक तो एक्स की वैल्यू थ्री ऑफ जेड की इक्वल हो रही है, जो आपका वाई है ये माइनस जेड की इक्वल हो रहा है, यही आपका बेसिक रिलेशन है। अब इसी के हेल्प से आप नल स्पेस को लिखोगे। देखना, जो एंटी था ये असल में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का ही कलेक्शन था, लेकिन ये ऐसे रखना था कि आपका एक्स वाई जेड का जो इमेज है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो देखो, हमने जो एक्स की वैल्यू फाइंड की है वो क्या है, थ्री जेड, वाई की वैल्यू माइनस, और ये जेड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो भी जेड लाओगे वो एग्जैक्टली रियल नंबर से ही आ रहा था, फील्ड तो वही है। ठीक है, तो देखो जो नॉन स्पेस का जो जनरल एलिमेंट है वो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है,
तो इट मीन्स अब इसका हम बेसिस अगर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जनरल एलिमेंट को लिख के देखते हैं। 3 माइनस जेड और ये जेड, तो यहाँ से जेड को अगर कॉमन कर दें तो 3 माइनस 1 एंड 1, मतलब कोई भी रियल नंबर आप चूज कीजिए, उसको इस पर्टिकुलर ट्रिपलेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो नल स्पेस का एक पर्टिकुलर एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो बेसिस आएगा, दिस बेसिस इज नथिंग बट ये सिंपली 3 माइनस 1 और 1 आ जाएगा। इट मीन्स आपका जो डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस है, जिसे आप एंड नलिटी कहते हो, ये नलिटी ये 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको नलिटी को फाइंड करना है। तो ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था कि इसमें आप देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो नहीं हुई है, यहाँ पर सीधे उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है। जैसे रेंज स्पेस में भी रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, सेम यहाँ भी आपका रिलेशन। हाँ, यहाँ से देखो नल स्पेस हमारा आ चुका है। ठीक है, तो नलिटी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि नलिटी आ रही है 1। आपका जो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस है वो शायद हमने R3 लिया हुआ है। हाँ, R3 लिया हुआ है, तो R3 लिए हुए हैं, तो डायमेंशन आपका यहाँ से 3 बना। और जैसे ही आपको रैंक पूछा जा रहा है, रैंक ऑफ दिस टी, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस V माइनस नलिटी ऑफ दिस टी, तो इसका मतलब हो गया 3 माइनस 1 एंड हेंस 2। अब अगर आप इसमें भी रेंज स्पेस फाइंड करना चाहते हो तो रेंज स्पेस का एलिमेंट आप ले लीजिए और उसको अल्फा, बीटा और गामा के फॉर्म में लिख लेना है। फिर उसके बाद एक्स को इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा लिखना है, वाई को भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, जेड को भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। फिर देख लेंगे कि अल्फा बीटा के गामा के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन अगर इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसको चेक करके हम रेंज स्पेस का जनरल एलिमेंट तैयार करेंगे एंड हेंस फिर उसके बाद बेसिस बनाना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, पहले नल स्पेस फाइंड करना, फिर रेंज स्पेस का डायमेंशन चेक करना, ये अपने आप में एक इजी प्रोसेस बना देता है। रेंज स्पेस को बिना फाइंड किए भी आप आसानी से काम कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर इस बुक में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपका बेसिक डेफिनेशन है वो सारा चीज़ दी गई है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी बताया गया है कि एडिटिव प्रॉपर्टी या होमोजेनियस प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ ज्वाइन करा गया है। ठीक है, इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देखो होमोमॉर्फिज्म में किसी बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे आप ए आर वेस्टा पढ़ोगे वहाँ पे आपको मिलेगा ये चीज़, और भी स्टैंडर्ड बुक्स में ये सब चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, जितनी चीज़ें काम की हैं हमने वो चीज़ सारा डिस्कस कर लिया है। अब आपका जो काम है यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो यहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने वाला मिल जाएगा। फिर उसी तरह से आगे उसी तरह से आगे यहाँ पर होगा नलिटी, और ये देखो फिर से वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है। मैट देखो यहाँ रैंक नलिटी का अपना थ्योरम भी है, स्टेटमेंट भी है, प्रूफ भी देख सकते हो। यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन वैसा मिलेगा जो अभी हमने कराया। और दूसरा उसके बाद यहाँ देखना कि मैट्रिक्स के फॉर्म में भी सारा चीज़ यहाँ दिया गया है। ट्राई करोगे ये सब सारा क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा पकड़ इसमें बन जाता है। जब आप नल स्पेस रेंज स्पेस इजीली देख पाते हो तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को सॉल्व कर पाना। तो फिर सारा चीज़ आपका जो पूरा लीनियर अलजेब्रा है यही सब चीज़ें पूरा घूम घूम के चलते रहता है। हर चीज़ मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सारा एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। वो हम लोग डिस्क्रीट मैनर में शुरुआत से पढ़े हुए हैं, इसी वजह से हम लोग को सब कुछ अलग थलग लगता है, लेकिन एग्जैक्टली सब चीज़ एक दूसरे से काफ़ी लिंक हो रखा है। ठीक है, तो ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग इसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम रैंक नलिटी थ्योरम और उसके आगे के जो भी थ्योरम्स होते हैं, कर्नल जीरो हो जाएगा तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कब आपका 1 1 बनेगा, कब 1 2 बनेगा, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं, वो सारा चीज़ उसमें देखेंगे।